होप्स हो कि आपको स्टोइचोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट पीछे समझ में आया होगा। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है इस चैप्टर का स्टोइचोमेट्री का, जो कि है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। ये तमाम चीज़ें आपने क्लास 9 में भी पढ़ी हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। मोल किसे कहते हैं? मोल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मोल क्या है। आपने क्लास 9 में बहुत सारे मासेस कैलकुलेट किए होंगे, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जब हम इन तमाम मासेस को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, तो ये मोल, इसको फिर मोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोल। फार्मूला मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब इन तमाम इस तरह के मासेस को हम, फार्मूला मास को, किसी भी मोलिकुलर मास को, एटॉमिक मासेस को, जब हम इन तमाम मासेस को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मोल। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें एक चीज़ और भी है। पिछले हम 9th क्लास तक तो इसकी यही डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन इसमें अब आगे क्या है? अब मोल हैविंग नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या मोल ले रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, ठीक है। और वो अमाउंट क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी किसी भी एटम में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं ना, यानी मोल क्या है? हमने किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास लिया, फार्मूला मास लिया और एटॉमिक मास लिया, इनको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो वो अब उसका मोल कहलाएगा। और मोल में नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स उन्हीं सब्सटेंसेस के कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन। अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का 1 मोल लेंगे ना, तो उस 1 मोल में हमेशा ज़रूरी है कि उस 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 कहाँ से आया? ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है, कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्या होती है? इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एवोगाड्रो नंबर, जिसको कैपिटल एन और इस तरह कैपिटल ए लेकिन इस तरह सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में शो किया जाता है, जो इसका सिंबल होता है। तो एवोगाड्रो नंबर विद सिंबल एन ए। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एन ए यानी एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या होता है? तो सब्सटेंस भी हमने क्लास 9th के टॉपिक में पढ़ा था। सब्सटेंस किसे कहते हैं? किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाती है? सब्सटेंस कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं ना, ठीक है। अब 1 मोल हम कैसे लेते हैं? मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, ठीक है। हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसका 1 मोल कहलाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? O2 की अगर हम बात करते हैं, इसका क्या होता है? 32, ठीक है। 1 का 16, 2 का 32। अब इसको भी आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, तो इसका क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अगर हमारे पास NaCl है, ठीक है, 23 इसका मास होता है, 35.5 इसका मास होता है। कितने हो गए हमारे पास? 58.5। अब जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये इसका 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे इनके मासेस डबल होंगे, उस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास, इवन एटॉमिक मास भी लेते हैं, तो अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका 1 मोल कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं ना, तो उस 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। तो ये बात बताने वाले ये साइंटिस्ट है जिनका नाम था एवोगाड्रो। तो इन्होंने हमें ये चीज़, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, इन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने पेश किया। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को इनके नाम से अनाउंस किया गया, जो कि क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको मजीद एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 1 मोल ऑफ O2। अब यहाँ पे O2, अगर O होगा तो वो एटम है, O2 है तो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। अब 1 मोल ऑफ O2 का वेट कितना होता है? 32। ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो उसका क्या कहलाएगा? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे।
1 मोल ऑफ कार्बन। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है, सिंगल एटम है, इसका मास क्या होता है 12 ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो क्या कहलाया, उसका 1 मोल कहलाया। तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है H2O है तो ये पूरा 1 मोल ना, कैसे, अब देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, 16 और 2 18 ग्राम। अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये 1 ही है पूरा H2O। तो ये 18 ग्राम क्या हो गया, H2O का 1 मोल कहलाएगा। और इस 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, 1 मोल ऑफ MgCl2। अब ये भी क्या है, MgCl2 के स्टार्ट में कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये 1 मोल है। तो MgCl2 का भी जब आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे, H2O का भी यहाँ पर आपने मोलिकुलर मास लेकर आया, फार्मूला मास जो भी आप कह रहे हो, तो 18 आया। इसका आपने मोलिकुलर मास और फार्मूला मास लेकर आया तो 95 आया। लेकिन चूंकि आपने ग्राम लगा दिया है तो अभी इसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। इसका भी क्या कहलाएगा, 1 मोल। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्लियर है यहाँ तक, गुड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया मोल में कि हमने एटॉमिक मास को, फार्मूला मास को मोलिकुलर मास में जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो क्या कहलाया, उनका 1 मोल कहलाया। क्या कहलाया, 1 मोल कहलाया, ठीक है। अब मोलर मास क्या होता है, ये एक और मास है, द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल आप लेकर उसको ग्राम में लिख दोगे तो फिर हम उसको मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर मास। इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल, इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या आती है, ग्राम पर मोल, क्योंकि आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हो और उस 1 मोल को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो उसका क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है कि मोलर मास और एटॉमिक मास, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। एटॉमिक मास भी हम 1 मोल का लेते हैं, फार्मूला मास भी 1 मोल का लेते हैं, मोलर मास भी 1 मोल का लेते हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। The basic difference between atomic mass of one atom and molar mass of 1 mole of any substance is unit difference। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम मोलर मास लेते हैं या हम एटॉमिक मास लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मासेस तो दोनों सेम है, अगर आपने ग्राम लगा दिया मोलर मास कहलाया, ठीक है। लेकिन एक और यूनिट भी होती है जो आपने पढ़ी होगी पीछे, AMU, क्लास 9 में पढ़ी होगी, एटॉमिक मास यूनिट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं तो हमने AMU लिखना होता है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमने आखिर में AMU यूनिट लगानी होती है। लेकिन जब मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ना तो हमें ग्राम की यूनिट लगानी होती है, हम AMU नहीं लगाते। एटॉमिक मास में भी हम AMU लगाते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, मोलर एटॉमिक मास हो गया, फार्मूला मास हो गया, मोलिकुलर मास हो गया, तो इन सब में और मोलर मास में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, यूनिट, ठीक है। मोलर मास में यूनिट क्या है, अब सब में हमने 1 मोल 1 मोल 1 मोल ही लिया है, लेकिन क्या डिफरेंस है, यूनिट डिफरेंस। मोलर मास में यूनिट क्या लगाते हो, ग्राम। ग्राम हम स्मॉल g से भी रिप्रेजेंट करते हैं और GM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ठीक है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं। तो बहुत जगहों पर आपको सिर्फ सिंपल G लिखा हुआ नजर आता है, बहुत सी जगहों पर GM लिखा होता है, तो दोनों का मतलब ग्राम ही है। तो अब देखिए यूनिट डिफरेंस है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास के केस में आप क्या लिखते हो, AMU, यूनिट लगाते हो AMU। लेकिन अभी अगर हमने आपने मोलर मास कैलकुलेट किया तो आपने यूनिट क्या लगाई, आपने यूनिट लगाई ग्राम। तो देखिए जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है Fe, आयरन, ठीक है, इसका आपने एटॉमिक मास लिखा क्या, 58.85। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसका एटॉमिक मास लिखना है तो आप यूनिट क्या लगाओगे, AMU लगाओगे, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये इसका एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन जब आप इसी चीज़ को ग्राम में लिख दोगे तो फिर ये इसका मोलर मास कहलाएगा। समझ में आई बात। तो मोलर मास में, एटॉमिक मास में, फार्मूला मास, मोलिकुलर मास, जो बाकी 3 मासेस है ना, और इनमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस है, बाकी कैलकुलेट करने का तरीका भी तकरीबन सेम ही है सब में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ, अब पहले तो आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। वॉल्यूम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की जगह घेरने की सलाहियत, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ का एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब लेते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों लेते हैं ना, तो फिर उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम, जो आपका बन जाता है CM3, ठीक है, या DM3। और अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो जो जगह घेरने की सलाहियत होती है ना उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। आपने जग में पानी डाला या ग्लास में पानी डाला तो जितना उसका पानी का लेवल है जग में या ग्लास में, वो पानी का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर है। अब जो अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे ना तो यहाँ थोड़ी सी बात अलग होगी।
वॉल्यूम की फिलहाल मैंने आपको मतलब बताया कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम मोलर वॉल्यूम में वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का जो वॉल्यूम होता है ना वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस भी आएंगी। अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे ना तो यहाँ हमारे पास कंडीशंस भी लगती हैं, ठीक है। ये तमाम कंडीशंस कहलाती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये तमाम कंडीशंस हैं, सही है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे और वॉल्यूम हम किसी भी क्वांटिटी का अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से। और कंडीशंस कौन सी है? टेम्परेचर एंड प्रेशर वगैरह, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है? केमिस्ट यूज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर होता है, कैपिटल पी का मतलब प्रेशर होता है। अब केमिस्ट ने क्या किया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज किया वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। स्टैंडर्ड क्या होता है? जिसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होती है प्रॉपर, ठीक है, जिससे हम किसी भी और चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक कोई चीज़ स्टैंडर्ड होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो चीज़ जिससे हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू हमें पता होती है और जिससे हमने दूसरों को कंपेयर करना होता है तो वो हमारी चीज़ स्टैंडर्ड चीज़ कहलाती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चीज़ या स्टैंडर्ड लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, ठीक है, और उसी बेस पर उसको दूसरों से कंपेयर किया जाता है तो वो हमारी स्टैंडर्ड बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि केमिस्ट ने क्या किया? केमिस्ट ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज़ किया, स्टैंडर्ड प्रेशर यूज़ किया वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। हाउ? अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ वन मोल। अब क्योंकि मोलर वॉल्यूम है तो जाहिर है यहाँ भी वन मोल की बात होगी। द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस। अब क्योंकि हम यहाँ पर गैसियस स्टेट की बात करें तो इसीलिए यहाँ पर गैस आया है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? यानी स्टैंडर्ड यूनिट में टेम्परेचर की क्या वैल्यू होती है और प्रेशर की क्या वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू देखते हैं ना तो वो होती है 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है और सेंटीग्रेड भी होती है, जिसको आप सेल्सियस बोलते हो। तो ये टेम्परेचर की यूनिट है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर की यूनिट क्या है तो फिर आप बोलोगे 273 केल्विन। और प्रेशर की अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो होती है 1 एटमॉस्फेयर, ये ATM एटमॉस्फेयर को शो करता है, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं ना तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस देकर किसी भी सब्सटेंस के किसी भी गैस मॉलिक्यूल का के 1 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना तो उसको उसका मोलर वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP इज 22.4 dm³। अब यहाँ पर एक और टर्म आई जिसको कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी, ये चैप्टर आगे है हमारा, उस चैप्टर में ये टॉपिक है आइडियल गैस। और अभी शायद फिजिक्स में आपने ये टॉपिक पढ़ा हो जहाँ पे आपने चार्ल्स लॉ गया बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने ये टर्म्स फिजिक्स में पढ़ी होंगी, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैसेस वो होती हैं, यहाँ पे मैं सिंपली सा छोटा सा आपको बताऊंगी आइडियल गैस कौन सी होती हैं, जो तमाम गैसियस लॉज को फॉलो करती हैं, वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। और नॉन आइडियल वो होती है जो गैसेस लॉज को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ आइडियल गैस की बात हो रही है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब अगर हम आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? एट STP। अब ये देखिए STP लिखा है, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रखें तो आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ये हमने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लिया। तो आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 dm³। क्या होता है? 22.4 dm³। ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की है ना, ये जो यूनिट्स है खास तौर पर STP में वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है 22.4 dm³। ये आपको लाजमी याद रखना है, ये MCQs में लाजमी आता है, ठीक है। तो STP में आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 dm³ एंड कैलकुलेटेड बाय। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया गया? आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम STP पर कैलकुलेट कैसे किया गया? तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हमें अगर किसी भी आइडियल गैस का एट STP मोलर वॉल्यूम निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? मोलर मास और उसकी डेंसिटी। जब मोलर मास को उसकी डेंसिटी से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा ना वो हमारा मोलर वॉल्यूम कहलाएगा 8 STP। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल क्या है? H2 गैस। अब हम मोलर वॉल्यूम को समझने के लिए थोड़ी सी मैंने एग्जाम्पल लिखी थी कि मिसाल के तौर पर अगर हम H2 गैस का मोलर वॉल्यूम निकालते हैं तो H2 गैस का अपना अपना मोलर मास क्या है? 2 ग्राम पर मोल। क्या है? 2 ग्राम पर मोल। अब अगर हम H2 गैस की बात करते हैं तो H2 गैस का अपना मोलर मोलर मास क्या है? हम इसकी चारों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। मोलर मास क्या है? 2 ग्राम पर मोल। और ये कितने मोल है? 1 मोल। और एसटीपी के मुताबिक इसका टेम्परेचर क्या होगा? 273 केल्विन। प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एसटीपी पे आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 dm³। तो ये मोलर वॉल्यूम समझने के लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैं डायग्राम में मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। होप्स हो कि आपको क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मासेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जो तमाम लेक्चर्स हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स माइंड में रखिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आती जाए। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।